हॉस्टल में बीमार हो रहे हैं यार। इसलिए न्योता दिया क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी ने बात महसूस करी। मैं जानता हूं कि वे चुंबन सबको लगी है जो उन्होंने सरकार ने, आपकी सरकार ने कार दिखाई किसानों के लिए, वे दर्द सबने महसूस किया। आप मेरे को बताओ। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चोट इन सारी बातों से चौधरी अजीत सिंह जी को लगी और उन्होंने इसलिए कहा कि ये अमरोहा क्रांति की भूमि रही है, ये धरती किसान आंदोलन की जमीनी रही है। यहाँ हम लोगों की धारणा रही है कि जब जब संकट होगा हम सारी बार धुला करके एक होंगे और इस प्रथा, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज इस पंचायत में जुटे दूर दराज के इलाकों से, गांव से अपने काम छोड़ करके यहाँ माता बहनें भी आई है, मेरे नौजवान भाई जिनकी हमें आवश्यकता थी, लोकल को भी और किसानों को भी, जिन्हें देखकर ये हमारे टोपी और पगड़ी पहनने वाले पुराने चौधरी चरण सिंह के अनुयायी खुश हो रहे होंगे। आज आप सब आए, मैं अपने और चौधरी अजीत सिंह जी की और पूरे देश के किसान बिरादरी की तरफ से आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जिस घर में, जिस परिवार में भाई आपस में टकराव करते हैं तो अगली पीढ़ी बेकार हो जाती है। और जिस घर में एकता की पहचान होती है, एकता का परिचय, धैर्य का परिचय, आपस में मिलजुल कर चलने वाले जो लोग होते हैं, बताइए आ रही है आवाज, वे घर में परिवार तरक्की करते हैं। सर यहाँ से तो सब चीजें प्रॉपर है। आज किसान बेहद कमजोर हो चुका, अब इसमें दोष देने की बात नहीं। मुझे को लगे कि पंचायत के उद्देश्य को आपने देखा होगा, जब खुले मन से कहा कि चौधरी अजीत सिंह जी की हार, उसका परिणाम देश के किसानों के लिए अच्छा नहीं हुआ और दोबारा इस भूल को हमें दोहराना नहीं है, तो मैं नहीं मानता उस बात के बाद आगे जो भी हो, मैं नहीं समझता कि उस कही गई बात के बाद अब हमें आपस में माफी मांगना या माफ करने की कोई जरूरत रहेगी नहीं। अब तो हाथ पकड़ो, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाने का काम, हौसले को बढ़ाने का काम करो, गले मिलो और आगे बढ़ो। दुश्मन बेहद मजबूत है और आपके लिए तरह तरह के उनके पास औजार है, तरीके काटने के, बांटने के। ज्यादा इसमें जो है ज्यादा लगता नहीं, कहीं मर्डर हो जाएगा फिर देखा जाएगा कि मर्डर किसने किया, हत्या किसकी हुई, और दोबारा एकदम जैसे जो लोग घर होता है, लोगों को लगता है ये तो एक हो रहे हैं, दोबारा उस बात को खंडित करने के लिए ऐसी चीज ढूंढकर उसे हाईलाइट कर दी है। सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, अरे देखो तुम तो भाईचारे की बात कर रहे हो, यहाँ देखो खून बह रहा है, और फिर योगी जी आएंगे और कहेंगे मुजफ्फरनगर तो नहीं भूले हो, ये उनकी भाषा है। और फिर औरंगजेब की बात करेंगे, काल्पनिक मुद्दे, मतलब यहाँ क्या परिभाषा है, यहाँ वकील भी है, विद्वान लोग हैं। जो शासक होता है वे तो पब्लिक का भला चाहता है, सामूहिक हित उसका हित है, उसके लिए कोई अपने बुराई नहीं होते। उसके लिए बात नहीं होनी चाहिए तुमने मुझे वोट की और तुम मेरे विरोध में रहे। ये परिभाषा उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन चुनाव का परिणाम आता है। आज आपकी बहुमत बन गई लखनऊ में, 7 साल से दिल्ली में बहुमत की सरकार चला रहे हो। हमारा हक बनता है, एक नागरिक का हक बनता है, एक किसान का हक बनता है कि आपसे सवाल जवाब हम लोग कराएं। आज अगर आप ये कहोगे नहीं साहब ये किसान नहीं है, बताइए फिर क्या करूं। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी कहते हैं अगर कोई ने कोई आतंकवादी कहेगा मुझे भाई बात ये बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बर्दाश्त?
मंत्री साहब हैं, अगर मंत्री नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो किसानों का मुद्दा नहीं रहा, अब तो राजनीतिक है। जब ये मूल किसान संगठन इस बात को चला रहे थे, 2 महीने से सड़क पे बैठे थे, कभी कुछ बोल लेते, तब नहीं बोला गया। जब तुमने सरकारी गुंडों को भेजा गाजीपुर, और जो सिंगू बॉर्डर पे आपने देखा जो हिंसा हुई है, भड़काई गई है, उसी तरीके से आप वहां भगाना चाहते थे किसानों को, और तब सरकार के उस मुकाबला करने के लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने उठा लिया, तब तुम कह रहे हो राजनीतिक है। मतलब इनकी बात का कोई तोड़ नहीं है, चित भी मेरी पट भी मेरी। चुनाव आएगा तो कहेंगे बिरादरी की बात करेंगे। आज जब किसान बिरादरी को, किसान कौम पे संकट है, मंडियां ये खत्म करना चाहते हैं, गन्ने का भाव आपको देना नहीं चाहते हैं, हमारे होनहार बालकों को, नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, तब ये गायब हो गए, चुनाव में हो जाएंगे। भाई हम तो थारे हैं, हमें मान लो गोत्र की बात होती है, धर्म की बात होती है, और क्या बात। तो अब वक्त आ गया, लोकदल के आह्वान पर हम किसान पंचायत कर रहे हैं, लगातार करेंगे, और इसकी आवश्यकता ये है कि हम सरकार की आंख खोलना चाहते हैं। किसान चाहता है, ये अहंकारी लोग आकर बैठ गए, जनता के आगे इनका अहंकार नहीं टिक पाएगा, नहीं चल सकता। या किसान की चलेगी, या देश में अहंकारी की चलेगी। और आज ये आपने आके फैसला कर दिया है, अपना फैसला सुना दिया है संख्या में आकर, कि देश में अगर किसी की चलेगी तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की चलेगी, देश के किसान की और मजदूर की चलेगी। कुछ लोग कहते हैं साहब दुनिया में बदनामी हो रही है, तो इसका दोष, ये जिम्मा क्या हमारा है? यहाँ है कोई नौजवान, किसी ने क्या रिहाना को बोला था क्या ट्वीट कर रहे हो? किसी ने यहाँ पैसे चंदा लिया था क्या उसको कि ट्वीट कर दे? नहीं। विदेश में बैठ के कोई टिप्पणी कर रहा है और उसका जवाब भारत सरकार दे रही, फिर कह रही है अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ये साजिश को किसान रच रहे हैं क्या? हम देश को बदनाम करेंगे, देश का किसान तिरंगे का अपमान करेगा? बताओ, संभव ही नहीं। यही गांव में आप देख लोगे, बहुत परिवार मिलेंगे जिनके बच्चे सेना में, उन्हें कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है। उन घरों में जहां शहीद होकर हमारे भाई लौटते हैं, उनके आंसू पोंछने में जब जाता हूं, ताज्जुब होता है कितने साहसी लोग हैं। आंसू नहीं टपकते उन परिवारों में भी। वो ये कहते हैं गर्व के साथ कि हमारा बच्चा शहीद हुआ, समाज के लिए हुआ, देश के लिए हुआ, हमारे और बच्चे भी हैं, वो भी यही काम करें। बहुत बड़ी भावना है, देश से जुड़ी हुई भावना है। ये चीज जो है, इनको वही भाषा आती है। जब छात्रों के आंदोलन हुए, उसे तोड़ने के लिए कहा गया ये तो ऐसे है, आतंकवादी लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, पता नहीं कहां से वो पैसा मिल रहा है, ये तो मोदी की खिलाफत कर रहे हैं। ठीक है, खंडित कर दिया मामला, मुद्दा बदल गया। देश की सड़कों पर एक कानून लाए थे, उसका विरोध चल रहा था दुनिया देश भर में। अमित शाह जी ने कहा ये तो दूसरे बांग्लादेशी लोग हैं, वह मामला भी खत्म हो गया। लेकिन तुम किसान को कहोगे तुम आतंकवादी हो, तो इस बात का मुकाबला घर घर में, गांव गांव से होगा। ये बात आपकी नहीं चलेगी देश में, हम लोग नहीं चलने देंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, आज एक होकर एक स्वर में इस पंचायत से हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, जिनकी नींद हराम कर रखी है देश के किसानों ने, कि तुम्हारी नहीं चलेगी जिद। जो प्रधानमंत्री देश की जनता के आगे सर झुकाते हैं, जो सरकार जनमत के आगे झुकती हो, उसे हम मजबूत सरकार कहेंगे। 2009 में केंद्र सरकार का प्रस्ताव था, मिली जुली सी बात थी, तो आज हो रहा वही बात हुई थी। केंद्र सरकार ने कहा गन्ने का भाव अब केंद्र की सरकार तय करेगी। अगर राज्य की सरकार करेगी
और ज्यादा देगी, FRP हमने बना दिया तो वह बाध्यता हमारी नहीं, सरकार की नहीं, सरकार नहीं देगी पैसा। मिल मालिक देना चाहे, अगर उससे ज्यादा उचित है तो राज्य की सरकार देगी। और कुछ 184 रुपए गन्ने का भाव उस वर्ष नहीं हुए, किसान ने बात नहीं मानी, राजी नहीं थे इस बात को लेकर। चौधरी अजीत सिंह जी ने आह्वान किया, दिल्ली आपने घेरने का काम किया, चंद घंटों में सरकार छूट गई। अब अनुभव से लोग जानते हैं कि 7 साल से आप इनकी व्यवस्था भी देख रहे हो, इनके पास तो रिवर्स गियर है ही नहीं, ये तो ब्रेक भी नहीं लगाते, चाहे कितने लोग मर जाएं, कितने लोगों को कुचल के आगे चलना पड़े, पीछे मुड़कर देखते भी नहीं है। आपके लिए आंसू नहीं टपक रहे इनके, कोई भावना नहीं जुड़ रही। इस अनुभव को देख लो। अब ये मजबूत सरकार है या वह आपके लिए मजबूत थी, ये भी पहचान करने का वक्त आ गया। जो चौधरी छोटू राम जी ने बात कही थी कि देश के किसानों अपने दुश्मन को पहचानो और अपनी बात रखना सीखो, बोलना सीखो, अब वक्त आ गया है। जो लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, कंगना रनौत के इशारे पे राजनीति होगी, एक ट्वीट के आधार पे राजनीति होगी, या गांव-गांव में, गली-गली में, खेत खलिहानों में जाकर किसानों के बीच राजनीति होगी, ये फैसला देश की जनता करेगी और सुनाएगी आपको 2022 में भी और अगले चुनाव में भी। मैं मुद्दे की भी बात करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ये किसानों को मुद्दे से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, तो मान सम्मान की लड़ाई, ठीक है, मान सम्मान की भी लड़ाई है, ठेस पहुंची है लोगों को। ये मत मानो हरियाणा के किसान पे आपत्ति अगर सरकार कोई भी चैलेंज करेगा, ये शासन के सत्ता है, सरकार के सताए हुए लोग जरूर हैं, लेकिन देर नहीं करते एक दूसरे के सहयोग में जुटने। पंचायती मिजाज के लोग हमेशा से हम लोग रहे, हमारी एकजुटता में हमारी ताकत, हमारी पहचान, इसे नजरअंदाज मत करो। मान सम्मान की लड़ाई बहुत है, मान सम्मान के लिए हम लोग बेहद जिद्दी लोग हैं, हम पीछे नहीं हटते। जान रहे हो आप मेरी बात क्या कह रहा हूं। अब सवाल ये है, वे कहते हैं किसान को पता नहीं कानून के बारे में, किसान को मालूम है। चौधरी चरण सिंह जी ने अंग्रेजी में किताबें लिखी, वे एक विद्वान थे, कर लो उससे उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे मुकाबला, आज भी नहीं कर पाओगे। इनके बड़े बड़े नेता जो मंत्री हैं उन्हें नहीं मालूम, कानून का ज्ञान नहीं है। अभी गुजरात सरकार कह रही है कि हम इस पर कानून नहीं बना सकते लफ्ज पर, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। वे भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कानूनी विभाग की राय ली, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे संविधान में अलाउ नहीं है, पीछे हमारे बाबा कानून बनाए जा रहे हैं। इन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, इन्हें नहीं पता, किसानों को मालूम है, किसान इस बात को समझ चुका। मैं बताना चाहता हूं, मैं तो मोदी जी को इनके सब याद दिला रहा हूं। सितंबर 2018 में 9 सितंबर 2018 चौधरी छोटू राम जी की मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांपला रोहतक में कर रहे, और वहां उन्होंने कहा कि चौधरी छोटू राम जी ने मंडी व्यवस्था किसानों के लिए बनाई, चौधरी चरण सिंह जी से प्रेरित होकर बनाई थी, ये भी लोग जानते हैं। उन्होंने उस एक्ट की बात करी कि मंडी एक्ट उन्होंने बनाया, और अब हमारी सरकार PM आशा योजना लेकर आई है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना। और मोदी जी ने 2 वर्ष पहले की बात है, ये कहा था, दावा किया था कि अगर मंडी पे कोई किसान जाता है उसे MSP नहीं मिलती, भाग में अंतर होता है, तो ये राज्य सरकारों की मदद से उन किसानों को भरपाई सरकार करेगी, ताकि हर एक किसान के लिए कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो सके। ये कोई वादा नहीं था, ये घोषणा थी। इसकी योजना तैयार उन्होंने की, 2018 वर्ष के बजट में उसकी शुरुआत की, और सितंबर के महीने में जाके घोषणा करी, रोहतक से आह्वान किया किसानों को कि हमने स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले को मान लिया है और अब तो हमें MSP भी हर एक किसान को देगा। क्या हुआ? चाहे मुंजी ले लो, बाजरा ले लो, मक्का ले लो,
जिन पे एमएसपी सरकारी रेट की घोषणा होती है, यहाँ सब किसान बैठे हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मंडी पे आप जाते हो, क्या किसानों को एमएसपी भी मिल रही है? इन्होंने जो योजना पीएम आशा चलाई, पहले वर्ष में उन्होंने 1400 करोड़ का आवंटन किया। 1400 करोड़ बहुत कम था, आपको मालूम है, लेकिन उस वर्ष में कितना खर्च कर पाई सरकार? शून्य, 1 रुपया खर्च नहीं किया। वहां चौधरी साहब की मूर्ति लगानी थी, चौधरी छोटेराम जी की, तो किसान याद आ गए, घोषणा की बात कर दी, योजना की बात कर दी, चलाएंगे। चलो अगले वर्ष, जो पिछला वर्ष था वित्त वर्ष, उसमें उन्होंने 1400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ बजट कर दिया। 1500 करोड़ बजट था पीएम आशा के लिए, कितना खर्च किया? 321 करोड़। 1500 दे रखा है, 321 रुपए खर्च कर पाए। और अभी बजट पेश हुआ है, लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, पीएम आशा योजना का बजट उन्होंने काट के 1100 करोड़ काट के 400 करोड़ माफ कर दिया। आज सरकार कह रही है नहीं, हम एमएसपी को टच नहीं करेंगे, एमएसपी तो मिलेगी, 1.5 गुना मिल रहा था लागत का, हम ले रहे। क्यों किसान बरगा रहे हैं कि किसानों को लोग एमएसपी तो दे रही सरकार, बजट आप काट रहे हो, एमएसपी हमारे अनुभव है, किसानों के अनुभव है, मिल नहीं रही। आप कह रहे हो सुधार के लिए कानून बनाएंगे, किसान कह रहे हमें एमएसपी दे दो, कानूनी अधिकार बना दो, जो किसान जाएगा उसे कम से कम एमएसपी मिलनी चाहिए। सरकार कह रही है सब वो तो संभव नहीं, बातचीत करना चाहो तो बातचीत पे आ जाओ। अब चौधरी साहब ने नेहरू जी का मुकाबला किया था, तब रोक दी जमीन, जमींदारा का खात्मा करके काश्तकार को जमीन दी थी। भूमि अधिग्रहण कानून बदलना पड़ा, उसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। मैं एमपी में बना, मैंने वहां प्रस्ताव रखा, केंद्र ने कानून लिया है जो किसानों के फायदे का कानून था। उसमें प्रावधान था कई गुना जो सरकार रेट का भाव किसानों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात थी जबरदस्ती नहीं हो सकती, किसान सहमत होगा तब जो है जमीन आपकी सूची की जाएगी, अखबारी की जाएगी, वरना कोई सरकार आ जाए नहीं ले पाएंगे। सहमत थे किसान, राजी थे किसान, विकास भी नहीं रुक रहा था कहीं, तो किसान को पता है उनकी जो परिस्थितियां हैं, बहुत किसान तैयार थे इस बात को, अगर विकास के लिए जमीन चाहिए हम दे दें, भाव भी मिल रहा है। ठीक बताओ तो गलत बात कह रहा हूँ, यही है ना बात। सबसे पहले वो कानून छेड़ना चाह रहे। अभी जो 3 कानून लिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें प्रावधान ऐसा है आपके पास की कोई बात उसमें नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लोन वो लोग ले लेंगे, जमीन भी गिरवी हो जाएगी, वसूली आपसे होगी। आज तहसीलदार किसी भी घर में आके आपको तंग कर सकता है, चंद 1000 रुपए के लिए देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। तब होता है तिरंगे का अपमान, जब देश में अन्नदाता आत्महत्या करता है मजबूर होकर, कमजोर पड़ जाता है वो, क्योंकि सरकारें नहीं मानती, सरकारें उसके लिए नीतियां नहीं बना रही है, तब होता है तिरंगे का अपमान। लहूलुहान हो गया देश, लहूलुहान हो गया खेत खलिहान, कितने लाखों किसानों ने आत्महत्या की तो कर्ज में डूबे। अभी एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने इस बात को माना है 2020 मार्च के महीने तक जो देश में 100 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब जो जानबूझकर बैंक से पैसा लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, वापस नहीं चुकाते। किसान की बात नहीं हो रही, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, बड़े बड़े लोग हैं सारे, कहीं तो साइड हो जाओ हल्के से भैया, हाँ हल्के साइड, 2 तुल में मोदी है। वो 100 लोगों ने उनका 62,000 करोड़ रुपए, ये जो फकीर बनते हैं, ईमानदार बताते हैं अपने आप को, इन्हीं लोगों ने वो लोन राइट ऑफ कर दिया। उसमें देर नहीं लगी, कलम चला दी। अब कह रहे हैं हम तो भाई एक टेलीफोन लगा लो, हम तो किसानों के लिए हाजिर हो जाएंगे। किसी पे है क्या मोदी जी का नंबर? कहां लगा है फोन? योगी जी के पास ऊपर वाला नंबर है, घंटों बात करते हैं सीधा।
प्रधानमंत्री के दरबार लगा कर आम आदमी अपने फरियादी चले जाते थे। मैं एमपी था, ये भूमि अधिग्रहण के संबंध में हमने आधे घंटे का समय लिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी तरफ हम चले गए, उनको हमने ज्ञापन दे दिया। दूसरे दल के नेता भी थे, हमारी फोटो भी बातचीत करी उन्होंने हमने उनसे। आज प्रधानमंत्री ऐसे हैं, मुझसे क्या पूछोगे? किसी को बीजेपी का नेता अगर आपको मिल जाए कहीं, उसी को रोक के बस खिड़की डाउन कर प्यार की बात करना चाहे, डर मत हो। अभी तो हो सके रुकेगा नहीं आपको देख के। इनकी मंशा प्रधानी के चुनाव नहीं करा पा रहे, ये पीछे हटते थे। वोट ने कैसे कराओ, उनका भी इलाज कर देना। अभी फिलहाल रोक के उनसे ये पूछो, भाई तुम्हारी मुलाकात अपने प्रधानमंत्री से होती है क्या? मानो हम आपको दे दे एप्लीकेशन, आप प्रधानमंत्री के कक्ष में जाकर उनके साथ खड़े होकर एक तस्वीर खिंचा के दिखा दो। ये बीजेपी वालों को आप कहो, भाई तुम बड़े बनते हो नेता, बड़ी तोप बनते हो, तुम्हारी सरकार चल रही है, आज भी हम लोग कमजोर क्यों है? बिना वोट के नहीं बनी सरकार, गांव वालों ने वोट दी है। अब कुछ लोग मुझसे नजर छुपा रहे, कोई बात नहीं, ये होगी। मैंने पहले भी कहा मुजफ्फरनगर से सारी बात ऐलान हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे की ओर देखेंगे। लेकिन आपका हक बनता है इन पे, भले वोट ना दिए उनको, तब भी हक बनता है। आज इन बीजेपी वालों को कहो भाई तुम बड़े पदाधिकारी हो, एक बात हमारी मान लो, हमें ये कानून नहीं चाहिए। है कोई जिसे कानून चाहिए? 3 कानून लगाए, नहीं चाहिए ना। और हमें भाव चाहिए, गन्ने का भाव घोषित करो और मंडी में किसान को एमएसपी दो। ये ठीक बात है कि नहीं? हाथ खड़ा कर दो सर। हमारा मुख्यमंत्री कैसा है? जय जोगी कैसा? रुक जाओ अभी। या तो तुम हमारी बात मान लो, यदि दल में आप हो उनमें अपनी बात हमारी बात मनवा लो, या दल को छोड़ दो। ये नहीं होगा राजनाथ सिंह की तरह आतंकवादी कोई किसान को नहीं कहेगा और सारे चेहरे चपाटे हो गए हैं। कंगना रनौत जाके सेल्फी लेती है प्रधानमंत्री जी के साथ, हाँ, और कह रही है ये तो आतंकवादी। नौजवानों फिल्म देखना बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं। देखो आज में गरम गरम नहीं होंगे, एक दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हमारी भावना नहीं रहेगी, अगर दिल में कुछ नहीं बचेगा। जो आदमी दूसरे की पीड़ा को महसूस नहीं करता, आम बात है। अभी मैं परसों खपरौली ककोर गांव में था, एक आर्मी के में भर्ती थे और लंबी उनकी सर्विस थी, कुछ परिस्थितियां रही होगी, दुर्घटना में उनकी मृत्यु। कोई बहुत बुजुर्ग आदमी उनके बाबा थे, मैं बैठा था और चौसा से वो बेहद लगाव रखते थे। मैं उनके पास गया, मेरी उनसे पहली बार मुलाकात और मुझे देखते उन्होंने मुझे पकड़ लिया, रोक। मुझे देखकर मुझे भी रोना आ गया। आज जो आदमी दूसरे के पीड़ा को ना महसूस करता हो, किसान आंसू भी बहा रहा है, किसान मर भी रहा है, तो फिर तुम बीजेपी में बैठे हो। तुम नहीं हो किसान के हितैषी, ना तुम बन सकते हो। तुम्हारा जो ढोंग था, भेद जो था, आज खुल गया सब। जो हमारे साथ आंसू बहाएगा, जो हमारे आंसू पोंछेगा, जो हमारी खून की ललकार को पुकार को मानेगा, उसी को बढ़ाओ। ये समाज की नैतिकता साबित कब होगी? ये समाज का काम होता है। अपने में से पढ़े लिखे अच्छे विद्वान लोगों को बढ़ाइए, उन लोगों को मत बनाइए जो कहते हैं आप गवार हो। किसान गवार है, किसान देश नहीं चलाना जानता, किसान कानून नहीं समझ सकता, किसान अपने खेत को नहीं पहचानता। तुम किसान को खेती करना सिखाना चाहते हो। मैं 2 बात अपने भविष्य को लेकर आपके बीच करूंगा। ये देश का भविष्य तय करने वाली बातें हैं। नौजवानों को रोजगार
रास्ते पर चलना चाहते हैं, बहुत ऊर्जावान लोग हैं, प्रतिभा है, के अंदर मौके नहीं मिल रहे। हम उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड प्रदेश है, अनएम्प्लॉयड प्रदेश, नौकरी नहीं मिल रही। और इसमें सरकार की अपनी भूमिका होती है निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की, और कम से कम जो सरकारी नौकरियां उनमें पारदर्शिता के साथ समय रहते नौकरी मिल जाए। इन्होंने तो 100 दिन में वादे किए थे, नहीं पूरे हुए। मैं नौजवानों को जो भारी संख्या में आए याद दिलाना चाहता हूँ, 2018 की भी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, वह दर्द भी है हमें। 49,000 लगभग 50,000 जो है उन्होंने भर्ती करने की बात कही थी 2 साल पहले, प्रक्रिया पूरी कर दी, सिर्फ 14,000 की ज्वाइनिंग हुई है। कोई नौजवान जो जिसकी भर्ती हो गई हो, ज्वाइनिंग ना करा रही हो, परीक्षा भी दी है उन्होंने, मेडिकल भी करा लिया, ज्वाइनिंग हो। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन जब मनाया जा रहा था, 17 तारीख सितंबर का महीना, छात्रों ने संघर्ष किया। उन्होंने कहा हम तो बेरोजगारी दिवस मनाएंगे, हमें नौकरी नहीं मिली। सरकार हरदम पे आई, योगी जी ने तुरंत आदेश दे दिए, आदेश बहुत जल्दी थे, पालन कुछ नहीं होता, मानता कोई नहीं की, आदेश दे दो और ट्वीट आ जाता है कि योगी जी ने दे दिए सख्त आदेश। योगी जी ने कहा 18 सितंबर का उनका बयान है, उन्होंने कहा 3 महीने में जितने रिक्त पद है भरेंगे, 6 महीने में अपॉइंटमेंट लेटर सबको दे दिया जाएगा। अब 6 महीने पूरे हो गए, वो चिट्ठी मिल रही है कि लव लेटर मिल रहा है किसी को? नहीं मिला, एक को नहीं मिला। नौकरियां मिलनी बेहद जरूरी है, नहीं भर पा रहे पद। और इस बीच में केंद्र सरकार भी ऐसे कर रही है, ठेका प्रथा को भी बढ़ा रहे हैं लोग, नौकरी पक्की नहीं मिल रही। और अब तो यूपीएससी में भी धांधियां हो रही है। जो यूपीएससी के सिविल सर्विस इम्तिहान है, आईएएस अफसर जो बनना चाहते हैं, उसमें भी जो है पद घटा रहे हैं। वर्ष 2020 में 200 पद इन्होंने घटा दिए, सीधा जो है प्राइवेट सेक्टर से लेके आईएएस बना दिया सीधा। वो प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी मिल रही है, उन्होंने उठा के सरकार भी उन्हें नौकरी देगी। अभी पिछले सप्ताह की बात है, 30 ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पदों को सीधा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, सीधा प्राइवेट सेक्टर से लेंगे। आईएएस के पद घटा दिए, पद वो भर्ती नहीं, सरकार पे कहती है हमें कमी पड़ रही है, हम वहां से लेने पड़ेंगे। एलआईसी बेचेंगे, रेलवे बेचेंगे। ये बजट में तो लोग टिप्पणी कर रहे थे ओएलएक्स का बजट था, सरकार का बजट, यही समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात है स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अभी बजट पेश हुआ है, ये विश्लेषण करना जरूरी है। कुपोषण की भारी समस्या है, माता बेटी समझती है इस बात को। 5 साल से कम बच्चों की जो स्थिति है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। पिछले वर्ष इन्होंने पोषण मिशन का अभियान की शुरुआत करी थी सरकार ने, बहुत बैंडबाजी के साथ शुरुआत की थी, बेकार साबित हुआ। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के आंकड़े आए हैं। जो बच्चा कुपोषित हो जाएगा, उसकी शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं कभी विकसित नहीं हो सकती, फिर कभी उसकी किसी भी रेस में वो नहीं मुकाबला कर पाएगा। 50% हमारे बच्चे ऐसे हैं, गांव देहात में भारी समस्या है। उन्होंने इस बीच में आंकड़े खराब आ रहे हैं, सरकार ने 5,000 करोड़ इसी बजट में बजट घटा दिया। आईसीडीएस योजना, जो समन्वित बाल विकास योजना है, उसका बजट 5,000 करोड़ से घटा दिया है। मिड डे मील स्कीम, उसका बजट घटा दिया। एक तरफ कह रहे हैं आंगनबाड़ी कोरोना वॉरियर थी, बहुत सेवा करी साहब उन्होंने, और बजट सरकार घटा रही, वहां कैंची चला रहे। तो किसान की बात होगी, कैंची चलाएंगे, देश की नौकरियां होंगी, उसमें कैंची चला देंगे, सरकारी विभाग पे कैंची चला रहे हैं, बेचनी पड़ेगी सारी, भविष्य कैसे चलाओगे? तो अगली बार जब वोट की बारी आएगी, कैंची चला देना, कैंची। ये डंडा मारना है ईवीएम पर।
आंदोलन की अपनी भूमिका है, लेकिन लोकदल आपके उस किसान की ताकत को, किसान के आंदोलन को राजनीतिक भाग देने के लिए बनाया गया। लोकदल के आह्वान पे ये मंच बनाया गया। आज विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि जिम्मेदार लोग आए, उन्होंने बात रखी किसानों के लिए, स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं मंच के माध्यम से। जिसको पीड़ा आज महसूस हो रही है, एक एक को चिन्हित करो कौन हमारे बीच में खड़ा। मैं तो बड़ौद गया था, धरना चल रहा था, मैं वहां डायरी में दी थी उनको, अगर डायरी में लिखना शुरू करो, लोकदल किसानों की पार्टी है। मैं नहीं चाहता ऐसे नेताओं को जिनके जूते चमकते हो, कपड़े चमकते हो, उन्हें कुर्ते पहन के आ जाओ ग्रीस लगाकर और तुम्हारे बीच में आते हो। उनको लिख लो जो आ रहे हैं आज, उन्हीं में से टिकट दूंगा। और मैं सभी पार्टियों को कहता हूं, मैं तो बीजेपी वालों को न्योता दे रहा हूं, लौट लो घर, वहां नहीं चलेगी आपकी दुकान। बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको धोखा देकर चले जाते हैं ये लोग। बड़ा दिल रखो साहब, दिल बड़ा करो, बहुत बड़ा दिल है आपका। बहुत बढ़िया बात है आपकी, हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन जिसे आप देते हो आपको छोड़ कर चला जाता है। चलो कुछ कमियां हमारी होंगी, हम अपना धर्म निभाएं, हम अपना धर्म निभाएं, ये हमारा कर्तव्य है। हमें कोई गलतियां नहीं करनी, ताकत बन रही है। मैं चाहता हूं कि हम किसान के मुद्दों को ही बना के रखें। मैं न्योता देता हूं, पार्टी का मिस कॉल नंबर है, आगे तो नंबर बताओ, ये नौजवान है, मिस कॉल नंबर देगा, सब लोग मोबाइल फोन निकाल लें। किसान को ताकत देनी है तो पार्टी से जुड़ने के लिए इसका आप नंबर डाल दो। 9024 882 882 मिला दो कॉल। मोदी जी नंबर नहीं देंगे, मैंने दे दिया। ठीक है साहब, धन्यवाद। नारे लेंगे।